बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें पार्ट 1 के अंदर हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। पार्ट 1 में हम AR डायग्राम पे थे और मैंने यहाँ पे आपको इस टाइम पे एक होमवर्क कहा था कि आपने करना है, और वो होमवर्क क्या था कि यू हैव टू डिफाइन एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस एंड क्रिएट इट्स ER डायग्राम। कोई भी हम जब वो बनाने जाते हैं ना डेटाबेस, तो उससे पहले हमको ER डायग्राम बनानी होती है ताकि हमारे पास एक क्लियर व्यू आ जाए। और भी काफी स्टेप्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, जब आप एक बिल्कुल प्रॉपर वे में कोई डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जब आप लोग यहाँ से पास आउट होंगे, आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर डेटाबेस की जॉब कर रहे हैं तो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद फिर डेटाबेस डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं। और ये क्यों जरूरी है कि आपके रिसोर्सेस जो है ना वो जाया नहीं हो। आपको कस्टमर की कोई डिमांड थी, आपने डेटाबेस किसी और तरह का बना दिया क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन पहले की नहीं थी कि आप उसको दिखा सकते। आप डायरेक्टली डेटाबेस डिजाइनिंग की तरफ गए। अब जब आपने अपने कस्टमर को दिखाया, अपने क्लाइंट को दिखाया कि आपने ये डेटाबेस डिजाइन किया है, तो अब वो बताएगा कि नहीं, मुझे तो इस एग्जाम का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम अटेंडेंस, वो यहाँ पे 2 कॉलम्स और बता दे कि मुझे तो ये 2 कॉलम्स भी चाहिए, मतलब मुझे ये इंफॉर्मेशन भी रखनी है। ऐसे इसके अंदर स्टूडेंट की जो है, स्टूडेंट का कांटेक्ट नंबर नहीं है, वो चाह रहे हैं एग्जाम वाले हमारे पास स्टूडेंट का कांटेक्ट नंबर भी हो। तो वो एंड टाइम पे आपको बताएं कि आपने यहाँ पे ये एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। ठीक, फिर वो ये बताएं कि ये जो रिकॉर्ड कार्ड है, रिकॉर्ड कार्ड के अंदर हमारे पास ग्रेड का भी ऑप्शन चाहिए, हमें GPA का भी ऑप्शन चाहिए, तो आपको वो भी ऐड करना पड़ेगा। अ, उसके अलावा जो है आप एग्जाम नंबर और सब्जेक्ट है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर एक डिग्री प्रोग्राम का एट्रीब्यूट चाहिए। और इस एट्रीब्यूट तो चलो आसान है, ऐड कर दिया आपने। फिर वो कहते हैं कि आपको एक एंटिटी भी ऐड करनी है, और उस एंटिटी का रिलेशन इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा। तो अब आपकी कोडिंग बढ़ गई, अब आपका काम बढ़ गया। अब जब आपने पहले ही डॉक्यूमेंटेशन नहीं की थी, AR मॉडिकल डायग्राम बनती है, लॉजिकल डायग्राम बनती है, ये सब चीजें नहीं बनाई थी आपने, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। आपके कोड में तो आ गया है मसला, ठीक है, आपके क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया, अब आपने इसको दोबारा करना है। जब दोबारा करना है तो मतलब कंपनी की रिसोर्सेज दोबारा यूज हो रही है। एक टीम मेंबर को उसने हायर, कभी ऐसा होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप प्रोजेक्ट के लिए आपके पास लोग कम है, तो आप उस टाइम पे हायर कर लेते हैं। आपने उसको 1 मंथ या 2 वीक के लिए हायर किया था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो तब तक तुम्हें आना है। ठीक है, अब आपके पास अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं हो रहा, तो आपका काम वहां अटक गया। दूसरा, अगर वो बंदा अवेलेबल है लेकिन आपने उसको सैलरी देनी है, ठीक है, जितने टाइम बैठ के आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस की रिसोर्सेज यूज हो रही है, ऑफिस का कंप्यूटर, ऑफिस की लाइट, इस सब चीजें, तो ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। हमें सिर्फ डेटाबेस डिजाइन करने का नहीं सोचना कि इसकी मैपिंग सही हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन हमें इसकी कॉस्ट के ऊपर भी जाना होता है कि वो, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके पहले क्लाइंट से कंफर्म करके फिर कोडिंग की तरफ जाते हैं, तो आपका काम कदरे बेहतर होता है। और दूसरा ये कि यू हैव सेव योर टाइम। शॉर्ट टर्म में आपको ये लगेगा कि जो है, हम अगर ये सब चीजें ना बनाएं, डायरेक्टली कोडिंग कर लें हम, तो बहुत जो है ना, कह लें कि आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और आपको हर चीज पता है, आप हर चीज बहुत आसानी से कर सकते हैं अपने ऊपर। आपको कुछ, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर हो गया ओवर कॉन्फिडेंस, और आपने ये काम बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर किसी ER डायग्राम के, बगैर जो है किसी UML डायग्राम के सब काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपने शॉर्टकट नहीं लगाना, बल्कि अपने टाइम थोड़ा सा इस पे लगा दें, तो आगे की जो है ना आपके लिए आसानी है। आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की है होमवर्क, कि आपको ये काम एज अ होमवर्क करना है। असाइनमेंट और होमवर्क में क्या फर्क है कि अगर मैं कोई काम आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, तो आपने करना है, अपने रजिस्टर के ऊपर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी आपसे फिर पूछे जा सकते हैं, जिससे कभी भी आपका चेक किया जा सकता है, आपसे बोला जाए कि इसकी पिक्चर हमें सेंड कर दें, तो हम ऑनलाइन इसका आपका होमवर्क देख लेंगे। ठीक, या फिर जो है ये एग्जाम का या क्विज का पार्ट हो सकता है। लेकिन अगर कहीं मैं असाइनमेंट देती हूँ, तो असाइनमेंट का मतलब है कि मुझे उसकी सबमिशन चाहिए, आपको उसको प्रॉपर वे में अलग पेपर के ऊपर सॉल्व करना है। अब हम असाइनमेंट और क्विजेस किस तरह से सबमिट करेंगे, क्योंकि एक हमारा ऑनलाइन सेशन का चल रहा है सीरीज,
तो वो फिर जब इस टाइम पे मैं आपको दूंगी कोई असाइनमेंट या कोई, हम उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे कि इसको कैसे करना है। अच्छा, जब आपने ईआर डायग्राम पढ़ी तो ईआर डायग्राम के साथ ही आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया होगा कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या है? मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू वन, ये रिलेशनशिप शो कर रही है कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी देखें ऐसे लिखा हुआ है कि एक एग्जाम स्टैंडी अटेंडी जो है वो सेट हो सकता है मैनी एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे अब एक आप हैं, एक स्टूडेंट है, उसका नाम है शहरियार। ठीक है, अब शहरियार जो है वो इंग्लिश का पेपर भी देगा, उर्दू का पेपर भी देगा, साइंस का और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पेपर भी देगा। तो वन स्टूडेंट कैन सेट इन मैनी एग्जाम्स, ये जो एरो है ये मैनी को इंडिकेट करता है। आई होप कि आप डेटाबेस के कोर्स में ही कवर कर कर आए हैं। मैनी टू वन और वन टू वन, और इस तरह से मैनी टू मैनी भी है। तो ये सारे रिलेशनशिप्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। एक एग्जाम का एक रिजल्ट कार्ड होगा। ठीक है, एक एग्जाम के मैनी रिजल्ट कार्ड होंगे। ये इस तरीके से आपके पास डायग्राम है। नाउ वी हैव कीज, और ये कीज बहुत ही इसेंशियल है। इसेंशियल इन द सेंस कि इनके बगैर जो है ना आप टेबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। आपने बोला कि मुझे डाटा चाहिए फरहान का, अब आपकी क्लास में थे दो या चार फरहान, आपको कौन से फरहान का डाटा चाहिए? मुझे उस फरहान का डाटा चाहिए जिसके फादर का नाम ये है। हो सकता है कोई और हो, उसके फादर का नाम भी सेम हो। तो यहाँ पे कहीं भी आइडेंटिटी यूनिक नहीं हो रही जिससे वो आपको डाटा सर्च करके ला के दे। डाटा सर्च करके ले आएगा, लेकिन अगर तीन फरहान का डाटा मौजूद है तो तीन फरहान आ जाएंगे, तीन शहरियार का डाटा मौजूद है तो तीन शहरियार आ जाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कीज को डिफाइन करते हैं, और कीज को डिफाइन करके हमें सर्चिंग आसान हो जाती है। सबसे ज्यादा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट काम देती है वो देती है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ऐसी कैंडिडेट की होती है जो कि डेटाबेस डिजाइनर चूज करता है कि आपके पास जो जितने कॉलम्स बने हैं या जितने एट्रीब्यूट्स बने हैं उसके अंदर से सबसे यूनिकली कौन डिफाइन हो रहा है, कौन रिपीट नहीं हो रहा है। नेम के कॉलम में तो नाम बार बार रिपीट हो सकता है, आपका नाम सादिया है तो किसी और का नाम भी सादिया हो सकता है। आप जो है डीबीएमएस के कोर्स से रजिस्टर्ड है तो दूसरे स्टूडेंट भी डीबीएमएस कोर्स में रजिस्टर्ड है, ये वाली जो कॉलम है ये आपको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन आपका रोल नंबर अलग है। इस सादिया का फॉर एग्जाम्पल एक का नाम है सादिया अली और एक का नाम है सादिया खान। ठीक है, सादिया खान का रोल नंबर है 101 और सादिया अली का रोल नंबर है 102। तो अब आपने जब रोल नंबर साइन कर लिया तो आपको सर्चिंग करने में आसानी होगी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे सादिया का डाटा चाहिए, बल्कि अब आप ये कहेंगे मुझे उस स्टूडेंट का डाटा चाहिए जिसका रोल नंबर है 101। तो ये था हमारे पास प्राइमरी की कॉन्सेप्ट। नाउ वी हैव फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल्स जो कि आपस में लिंक हो उनको आपस में लिंक कराती है। एक की दूसरे के अंदर यूज हो रही होती है, वो होता है फॉरेन की। जैसे कि अब ये दोनों टेबल आपस में कनेक्ट है तो इनके अंदर कहीं ना कहीं फॉरेन की यूज हो रही होगी। जैसे कि एग्जाम की कोई आईडी होगी या एग्जाम नंबर का ये कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये वाले एग्जाम अटेंडी जो है इस वाले एग्जाम में बैठा है। इससे हमें सर्चिंग भी आसान हो जाती है। ठीक, हमारे पास फिर और अदर चीजें, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। सुपर की क्या होती है, व्हाट इज कैंडिडेट की, फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। लेक्चर नंबर 1 के ये हमारे पास नोट्स है, इसके साथ ही हमारे पास जो है कुछ पावर पॉइंट की स्लाइड्स मौजूद हैं। उसको अभी हम एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं, जिससे जो है ना आप काफी हद तक डेटाबेस के कोर्स को रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम थोड़ा सा रिवीजन ऐड करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड करेंगे जिनकी डिटेल दोबारा से बताना जरूरी है, ताकि मुझे पता हो कि हर स्टूडेंट या आपकी क्लास जो है कह लेंगे कितने पानी में है। ठीक, नाउ वी हैव लेसन नंबर 1। अच्छा, बुक के नाम वगैरह आपसे शेयर कर दिए जाएंगे, बुक्स अगर पढ़ना चाहें। उसके अलावा इंटरनेट पे काफ़ी अच्छी रिसोर्सेज मौजूद हैं डेटाबेस के हवाले से ना, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं लेक्चर वीडियोस, और सिंपली जो है वेबसाइट के ऊपर भी आप गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हम अपना टॉपिक।
स्क्रीन फुल कर लेते हैं। हम्म। तो इस स्लाइड का भी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें सारी चीजें ऐसे करनी है। जैसे फाइल रिकॉर्ड इन सब चीजों में क्या फर्क होता है? फाइलिंग, पहले हमारे पास डाटा बेसेस नहीं थे, पहले डाटा किस में स्टोर होता था? फाइल्स में स्टोर होता था। फाइल्स में स्टोर होने का मतलब कोई यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं थी, आप कोई कॉलम या कोई नाम या कोई आईडी देख के सर्च नहीं कर सकते थे, बल्कि डाटा आपके पास फाइल की सूरत में कंप्यूटर में मौजूद होता था। इस तरह से रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, प्राइमरी की, रिलेशनशिप, ये सारी टर्म्स हैं जो कि आपने पढ़ी हैं। ठीक है। डिफाइन द डिफरेंसेस बाय गिविंग एग्जांपल। डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन में आपके ख्याल में क्या फर्क हो सकता है? एक मिनट जरा लगाएं इसको सोचने में। एट व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? डाटा क्या है? डाटा एक समझ लें आपके पास एक इस तरह की चीजें, फॉर एग्जाम्पल आज वेदर रहेगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कल वेदर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर परसों वेदर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो डाटा है। लेकिन इस डाटा को अगर आप इंफॉर्मेटिव बनाना चाह रहे हैं तो इस डाटा को आप इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे? आप इसको डेट के साथ लिखेंगे और सिटी के साथ लिखेंगे या लोकेशन के साथ लिखेंगे कि इस तारीख को इतने बजे इस जगह का जो टेम्परेचर है वो ये था, फिर इस तारीख को इतने बजे इस जगह का टेम्परेचर ये था। जब इस तरह से आप सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, हम कुछ फाइल प्रोसेसिंग के डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। ये क्या ऐसे डिसएडवांटेजेस थे कि फाइल प्रोसेसिंग को छोड़ के हम कहाँ पर आए? डेटाबेस सिस्टम की तरफ आए। डेटाबेस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इतने ज़्यादा नहीं है, और अगर इसमें मेंशन भी होंगे तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, और वो भी आपके होमवर्क का पार्ट हम रखेंगे कि आपको डेटाबेस के डिसएडवांटेजेस सर्च करके लिखने हैं। क्योंकि अभी तक तो हम डेटाबेस की बहुत तारीफें करते हुए आ रहे हैं, डेटाबेस ये है, डेटाबेस वो है, डेटाबेस की सारी टाइप्स निकालनी है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया होगा, आपके सामने स्क्रीन ओपन थी। ठीक है। डेटा आर फैक्ट्स, पीपल, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, ये सब हमारे पास क्या है? डाटा। लेकिन इसको एक ऑर्गेनाइज वे में रखना, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन बन जाती है फिर वो हमारे लिए। प्रोसेस क्या है? इन्वॉल्व्स एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन। आप कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, डाटा में चेंजिंग कर रहे हैं, डाटा को रिट्राइव करवा रहे हैं, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर दी नेटवर्क, तो वो सब हमारे पास प्रोसेस कहलाता है। डाटा की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वही जो कि मैंने आपको बताई कि इन सब चीज़ों को मिला के टैक्स नंबर और डेट्स क्या बनता है आपके पास? डाटा। जैसे ये आपके पास एक डाटा मौजूद है, किसी पर्सन का नाम है किकी, और ये नंबर है और ये आपकी डेट है। इंफॉर्मेशन, द मीनिंग गिवन टू द डाटा इन द वे इट इज इंटरप्रेटेड। आपने डाटा को कोई मीनिंग्स दे दिए हैं, ये डाटा को इस तरह से कर दिया है कि हर किसी को समझ में आ रहा है। मिस्टर किकी इज अ सेल्स पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज दिस एंड हुज हायर डेट इज दिस। ठीक है। अब यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पता नहीं चल रहा भाई ये 35,000 क्या है, क्या उसको किसी के पैसे देने हैं या उसने किसी से उधार लिया भाई, या उसको किसी को उधार देना है। ठीक। तो ये है हमारे पास डाटा एंड इंफॉर्मेशन का डिफरेंस। डाटा किस तरह से एक्शन में ट्रांसफॉर्म होती है? डाटा आता है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, उससे हम नॉलेज गेन करते हैं, और फिर नॉलेज गेन करने के बाद अगर आपने कोई एक्शन लेना है तो ले सकते हैं। एक्शन इन द सेंस कि आपके पास इंफॉर्मेशन वेदर की आई, तो ये इंफॉर्मेशन आई कि भी बारिश होने वाली है 1-2 दिन में, तो आप जो भी बारिश से बचने के जराए हैं वो कर सकते हैं। What is database? A structured collection of related data. ये structured collection है data की। So can we
गूगल और ईमेल ये सब क्या है, ये आपके पास डेटाबेसेस हैं। A database is a shared collection of logically related data designed to meet the information. ये हमारे पास कुछ लिंक्स मौजूद हैं जिसमें आपको बताया गया, आप ये लिंक्स खोल के अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि डेटाबेसेस क्या होते हैं, डेटाबेस में क्या क्या चीजें स्टोर हो सकती हैं, डेटाबेस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हिट आजकल चलता है वो अमेजोन की वेबसाइट है, इसके ऊपर कोर्सेज हो रहे हैं और जो है लोग उसके ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और घर बैठे बैठे कमा रहे हैं। टिकट बुक कराने हैं उसकी आपके पास ये वेबसाइट है, ये सब हमारे पास डेटाबेसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर कोई डाटा स्टोर किया हुआ है और वो डाटा आप सर्च करके रिट्राइव भी करते हैं, आप उस डाटा को अपडेट भी करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डेटाबेसेस। एंड मेक श्योर कि आप इन सारी वेबसाइट्स को खोलें, इनको सर्च करें और इनके डिफरेंसेस देखें, किस डेटाबेस में किस तरह से काम हुआ हुआ है। ठीक है, ये कौन सी जो वो है वेबसाइट है वो किस पर्पस के लिए है। हम एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम ऑनलाइन सबसे कनेक्ट होंगे और फिर जो जो होमवर्क्स के जो जो बातें मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हमें ये करनी है, तो वो फिर मैं आप लोगों से उस दिन पूछूंगी। अब यहाँ पे वो जो हमने बताया था ईआर डायग्राम बनाते हैं, ईआर डायग्राम बनाने के बाद वो आप टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, चाहे कोडिंग में करें चाहे उसी पे रहने दें, लेकिन ये कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं इन चीज़ों की। चलिए टेबल, फर्स्ट सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ये आपके पास टेबल कहलाते हैं। रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। यानी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है कि उसका रोल नंबर है 105, उसका पेज नंबर ये है। ये आपके पास टेबल का फॉर्मेट आ गया, ये देखें, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कोर्स। ये जो टपल है यानी ये जो एक लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है, जो रॉ है इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। ये एक सिंगल रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है और ये थर्ड रिकॉर्ड है। और इन सारे कॉलम्स को हम यहाँ पे फील्ड्स का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ये आपके पास बन जाती है प्राइमरी की, इसको उन्होंने की से इंडिकेट भी किया हुआ है। रिलेशनल डेटाबेस, अब रिलेशनल डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स from which data can be accessed in many different ways without having to reorganize the database table। आप डाटा को डिफरेंट तरीके से सर्च करके क्यूरीज अप्लाई करके इसको रिट्राइव कर सकते हैं, आपको बार बार डेटाबेस के टेबल्स के अंदर चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि डुप्लीकेट डाटा नहीं होना चाहिए किसी भी टेबल के अंदर, वो सर्चिंग में रिजल्ट सही प्रोवाइड नहीं करेगा। ये इस तरह से रिलेशनशिप बनी होती है जिस तरह से हम ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सीएमएस के अंदर आपके पास ये ईआर डायग्राम है। अच्छा, फिर डाटा के अंदर हम डाटा एंटर किस तरह से करते हैं, हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, या तो हम इस तरह से क्यूरी लगाएं, इंसर्ट इनटू की कमांड लगा के और उसके अंदर डाटा लिख दें, लेकिन ये काम कौन कर सकता है, कमांड लगाने वाला सिर्फ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को पता है इस पे कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, किस तरह की यूज हो रही है। हमारे सबसे डेटाबेस के अंदर अगर हमारा इंटरेक्टिव डेटाबेस है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि आपने जो नीचे वाली स्क्रीन होती है उसको, तो यहाँ फॉर्म की सूरत में भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा आसान है, हर यूजर यूज कर सकते हैं। आप जाते हैं ना बैंक में एटीएम से पैसे निकलवाने, जस्ट आपने पुश पुश करना है, बटन प्रेस करना है और आपके पास आ जाएंगे पैसे। अगर आप वहां पे खड़े होगा क्यूरी लगाने के लिए, एक तो पहले इतनी लंबी लाइन लग जाएगी, लोग जो है एटीएम का दरवाजा खोल खोल के आपको बुला रहे होंगे, भाई जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो इस चीज से बचने के लिए उस चीज को
मैनुअली रखा गया है कि आप मैनुअली इतने आसानी से काम कर लें कि वहाँ पे रश ना हो और आप जल्दी से हट जाएं। डेटा को आप फॉर्म्स की सूरत में इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए एडवांस डेटाबेस के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि डेटाबेस तो बना लिया, वो तो बैक एंड पे काम करेगा, लेकिन फ्रंट एंड के अंदर क्या होगा, फ्रंट क्या है आपका। तो फॉर्म्स बनाना जो हम देखते हैं कि किसके कौन सी लैंग्वेज के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, उस फॉर्म्स के थ्रू देखिए यहाँ पे डाटा इंसर्ट करना कितना आसान है। अब आपको बार बार आईडी नहीं डालनी पड़ रही, इंसर्ट इनटू सप्लायर आईडी and ID is equals to one, where company name is equals to this, where name is equals to this, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डाटा फिल करें और इसको जो है इंसर्ट कर दें, आपका डाटा आपके डेटाबेस में चला जाएगा। आपको सर्च करना है, तो जैसे हम वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं या हम PDF का कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं, हम Ctrl+F प्रेस करते हैं, उसका नाम लिखते हैं और वो रन हो जाता है। तो यहाँ पे क्यूरीज का बता दिया, क्यूरीज आप जब अप्लाई करते हैं तो वो इस तरीके से काम कर रही थी, और आपको कुछ सिलेक्ट की क्यूरी आपने लगाई थी, फॉर एग्जांपल आपने ये क्यूरी लगाई थी कि मुझे 2003 के विजिट डेट जो है 2003 वाली, उन लोगों का डाटा ला के दे दूँ, तो आपने कोई क्यूरी लगाई होगी, उस क्यूरी के थ्रू यहाँ पे ये आंसर आपके पास आ गया। एसक्यूएल क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इट इज यूज फॉर रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्रामिंग, यानी जो हम वहाँ पे कमांड्स लिख रहे हैं और इंसर्ट की और इन सब चीज़ों की, तो ये हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज कहलाती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहलाती है। और इसी की टू टाइप्स है जो कि हमने पढ़ी थी, DML और DDL। DML किस लिए यूज होती है, जरा याद करें मैंने क्या बताया था, और DDL किस लिए यूज होती है भी याद कर लें, क्या बताया था। आई होप आपके जहन में आंसर आ गया होगा। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज होती है क्रिएट करने के लिए टेबल को, ठीक है, और टेबल के अंदर जो भी चेंज करनी है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमारे पास डिफरेंट है, और ये किस लिए यूज होती है, डाटा को अपडेट करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए या ट्रंकेट करने के लिए हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं। सिलेक्ट की कमांड यूज होती है क्यूरीज को क्यूरीज अप्लाई करके डाटा को रिट्राइव करने के लिए। फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट्स का, ये आप लोगों ने नहीं किया होगा। एक हम वहाँ पे जाके रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं, और ये रिपोर्ट इस तरीके से आपके पास जो आपने सर्चिंग वगैरह की है, वो आपको इस तरह से PDF फॉर्म में एक आंसर मिल जाता है। मगर इसके अंदर आप कोई डेटा वेटा एडिट नहीं कर सकते, जस्ट जो है आप इसकी हेडिंग्स बना सकते हैं। अच्छा जी, शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो हमारे पास जो है ये आ गए हैं सेंट्रलाइज डेटाबेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज तो यही है कि आपको बहुत अच्छा कंट्रोल मिल जाता है सारे डाटा के ऊपर। डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो फेल हो गया, किसी वजह से कोई बग आ गया, तो आपको वो सारा डाटा संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज के लेक्चर कोई लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर हमने सब चीजें देख ली हैं। चलिए फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच थोड़ा सा रह गया, उसको देख लेते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी सिस्टम डिजाइन की इंफॉर्मेशन को पास करवाने के लिए, फोकसेस ऑन द डाटा प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल से लाइब्रेरी है, ऑफिस है, ये सब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को कह रहे हैं कि ये उसकी एग्जाम्पल है। डिसएडवांटेजेस कहते हैं आपके पास फाइल प्रोसेसिंग के अनकंट्रोल रिडंडेंसी, इसमें रिडंडेंसी बहुत ज्यादा थी, रिपीटेशन बहुत ज्यादा थी। कहीं कोई यूनिक आईडी थी नहीं, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा आप यूनिक आईडी वाला कॉलम उसके साथ ऐड नहीं कर रहे थे जिससे आप डाटा को सही से पहचान सकें। इनकंसिस्टेंट डाटा है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड डाटा शेयरिंग आप कर सकते थे। जबकि हम जब डेटाबेस के अप्रोच पे आते हैं तो हमारे पास डाटा के बेनिफिट्स क्या मिल जाते हैं हमें डेटाबेस बनाने के या डेटाबेस को यूज करने के लिए। यहाँ पर रिडंडेंसी बहुत मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि हमने जब कीज असाइन कर दिए हैं, हमने
प्रॉपर वे के अंदर डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो आपके पास डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डाटा की रिपीटेशन। डाटा की रिपीटेशन बहुत कम हो जाती है। अब अगर वापस मैं फाइल प्रोसेसिंग पे आऊँ, फाइल प्रोसेसिंग के अंदर मैंने कोई की जनरेट नहीं की हुई थी, कोई आईडी नहीं बनाई हुई थी। अब मुझे किसी फरहान का डाटा अगर चाहिए और क्लास में 4 फरहान है तो चारों का डाटा आ जाता था। लेकिन यहाँ पे अब डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये इशू नहीं है। शेयरिंग ऑफ डाटा, इजी ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस इन्वायरमेंट, यानी जब भी हम कोई डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, कोई डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होगा लाजमी जो कि सब चीज़ें हैंडल कर रहा होगा। सिस्टम डेवलपर्स हैं जो कि सिस्टम को डेवलप करेंगे या डेटाबेस को डेवलप करेंगे। एंड यूजर आप हैं, आप उस जो भी एप्लीकेशन बनेगी उसको यूज करेंगे। यूजर इंटरफेस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेटाबेस का सबसे अच्छा कमाल क्या है कि आपकी यूजर इंटरफेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, आप जब यूजर इंटरफेस है आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि जैसे कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, उसमें डिजाइनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सेस बहुत अच्छा होना चाहिए कि हर कोई इसको आसानी से समझ सके कि हमें इन एप्लीकेशंस को कैसे यूज करना है। ज्यादातर जो एप्लीकेशंस पसंद की जाती हैं वो किस तरह से, टैब बेस्ड, यानी आपने जैसे एक टैप किया, आपने क्लिक किया बटन के ऊपर, आपके पास आगे आंसर आ जाए, सबमिट हो जाए, ये नेक्स्ट पेज करने तो नेक्स्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि वहां पे क्यूरीज आपको अप्लाई करनी पड़े। यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की और डेटाबेस डिजाइनर की कुछ ड्यूटीज डिफाइन कर दी गई हैं। ये जब आपसे शेयर किया जाएगा डॉक्यूमेंट तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं इसको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे हम आ जाते हैं कि व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और सिलेक्ट करना है कि क्या आप इसकी तरफ जा भी रहे हैं या नहीं, क्या आपके अंदर या आपकी टीम में ये एबिलिटी है कि आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड प्लानिंग, प्रोजेक्ट को इनिशिएट करें और प्लान करेंगे आप उस प्रोजेक्ट को किस तरह से लेके चलेंगे। जैसे कि हमने ईआर डायग्राम पढ़ते वक्त पढ़ा था कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर ईआर डायग्राम या डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आपने आगे काम नहीं करना। ये एक ऐसा फेज है जो कि आपको थोड़ा सा टाइम लगा देता है, लेकिन आगे के लिए बहुत आसानी हो जाती है। आपके पास जो है ना बार बार चेंजिंग आपको नहीं करनी पड़ती, आपकी कॉस्ट इफेक्ट नहीं होती। जिस कॉस्ट पे आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है उसी कॉस्ट पे आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। एनालिसिस, अब जब आपके पास सारी प्लानिंग होगी, सब हो गया, अब आप उसकी एनालिसिस करें। जैसे कि एक होती है ना फिजिबिलिटी स्टडी, शायद आप लोग इस टर्म से अभी वाकिफ हैं या नहीं है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट का कोई बड़ा इदारा है, कोई बिल्डिंग बनाने जा रहा है, कोई टेक्निकल प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सोचा है कि हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे और कराची में 4 जगह, वो 4 मुख्तलिफ एरियाज में बना रहे हैं, तो उनका इनपुट क्या आएगा, वो फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, वो ये देखना चाह रहे हैं हम कौन कौन से कोर्सेज स्टार्ट करें, उस इलाके में रहने वालों की ज़रूरत या इंटरेस्ट क्या है, क्या वो उसके अंदर जो है एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसके कितने परसेंट चांसेस हैं, और अगर सक्सेसफुल नहीं हो सकता तो वो क्या क्या रीजंस हैं और कितने परसेंट चांसेस हैं इस प्रोजेक्ट के फेल होने के। फिर एनालाइज किया जाता है या फिर डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं करना, रिपोर्ट्स जब आप बनवा लेते हैं फिजिबिलिटी की। इसके अंदर तो हमने क्या करा है कि प्रोजेक्ट की इनिशिएटिंग और प्लानिंग रिपोर्ट बनाई है, उससे हम एनालाइज कर लेंगे, देन लॉजिकल डिजाइन क्रिएट करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने ईआर डायग्राम क्रिएट कर ली, और फिर उसको फिजिकल डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट मतलब आपने कोडिंग वगैरह करके एक प्रॉपर वे में या प्रॉपर शक्ल आपके पास आ गई है आपके डेटाबेस सिस्टम की,
उसकी मेंटेनेंस जरूरी है, उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट पड़े हैं बार बार आपको उसको देखना पड़ेगा। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे पास ये है, इसको अच्छी तरीके से ध्यानशीन कर लेंगे। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, इस फेज से आपने होके गुजरना है। इट विल बी या इट विल सेव यू। यहाँ पे एक एक करके हर जो स्टेप है उसका पर्पस लिखा हुआ आ रहा है, वो आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने ही है। ये जो हमारे पास दोनों चीजें थी, ये पर्पस और ये डेटाबेस एक्टिविटी इंटरप्राइज मॉडलिंग, ये हमारे पास इस वाले लेवल को रिप्रेजेंट कर रही थी। देन वी हैव प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग। क्या होता है स्टेट बिजनेस सिचुएशन एंड सोल्यूशन। आप इनिशिएशन जब प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं तो आपको बताना होगा बिजनेस की सिचुएशन क्या है, किस पर्पस के लिए आप बना रहे हैं और क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। डिलीवरेबल इसका क्या है कि जो भी आप बन जाएगा आप फिर इसको रिक्वेस्ट करेंगे इसके एनालिसिस करने के लिए। और ये कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग कहलाती है। अच्छा, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी है डेटा मॉडलिंग का, तो हम देखेंगे आपने वो पढ़ा है या नहीं, तो वरना फिर मैं आपको डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगी जब हमारे सारे थ्योरी के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे मैक्सिमम। तो फिर हम प्रैक्टिकली भी स्टार्ट करते हैं शायद। ये एनालिसिस आ गया, लॉजिकल डिजाइन का आ जाएगा कि लॉजिकल डिजाइन में हम क्या करते हैं। फिर है हमारे पास फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन में हम क्या कर रहे होते हैं। देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हमने जो भी काम किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, और अगर कोई ट्रेनिंग या इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है कहीं पे तो उसको करवाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। और आपके डिलीवरेबल क्या है, ऑपरेशनल प्रोग्राम्स जो आपने बनाया आप उसको मतलब वो रनिंग कंडीशन में आप उसको क्लाइंट को देंगे, डॉक्यूमेंटेशन देंगे साथ में, और जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है ताकि वो अपने स्टाफ को ट्रेन कर सके इस डेटाबेस को यूज करने में, या फिर आप ट्रेनिंग खुद प्रोवाइड करेंगे वहां जाके। मेंटेनेंस के ये सारे पर्पसेस हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, यू कैन रीड इट। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक ऑलमोस्ट एंड पे है। ठीक है, ये आज का टॉपिक हमारे पास एंड हो गया लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने पूरा ओवरव्यू लिया है डेटाबेस का। कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि मैं आपको शेयर करके दिखाती हूँ। जिनको बकायदा अभी तो हमने टॉपिक को सिर्फ नाम से पढ़ा था, उन टॉपिक्स को हमें क्लियरली पढ़ना है। क्यूरियस सब क्यूरियस ज्वाइंस, ये तो सब आपको पता है ये सब क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आपने अच्छी तरह से अप्लाई की होंगी। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आप देख चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे स्टूडेंट्स आके अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत लास्ट टॉपिक होता है डेटाबेस का। उस टाइम तक आप इतना ज्यादा जो है पैनिक हो चुके होते हैं, आपको एग्जाम्स की इतनी टेंशन होती है, कहीं एग्जाम्स हो रहे हैं, कहीं आपकी फाइनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक जब पढ़ाया जा रहा होता है उस टाइम स्टूडेंट उसके ऊपर कंसंट्रेट सही से नहीं कर पाते। नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम जो है नए टॉपिक्स पे जाएंगे। अ, आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, और जो भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी फ्रीली नाउ। अल्लाह हाफिज।